नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी, अर्थात पंजाब को पहले जीता था या मगध को। आज जो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वो है चंद्रगुप्त का पंजाब और सिंध की विजय। सिकंदर को अपने भारतीय अभियान में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु यूनानी सेना ने स्थान स्थान पर जिस निर्दयता के साथ लोगों का संहार किया, उससे उन विदेशियों के प्रति भारतीय जनता में असंतोष की भावना जागृत हो उठी थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इसी असंतोष को भड़काकर यूनानियों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का सूत्रपात किया। जस्टिन ने स्पष्ट लिखा है कि पश्चिमोत्तर भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेता चंद्रगुप्त था और सिकंदर के जीवन काल में ही सर्वप्रथम कंधार प्रदेश में विद्रोह हो उठा। फिर सिंधु के पश्चिम में नियुक्त उसके अधिकारी निकनौर की हत्या कर दी गई और वापसी यात्रा में उसे अपने क्षत्रप फिलिप की हत्या की सूचना मिली। भारतीयों के इस आंदोलन को कुचलने की वह कोई ठोस योजना बना पाता, उससे पहले ही 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने एक तरफ से तो भारतीय आंदोलन को बल प्रदान किया और दूसरी तरफ यूनानी सेना नायक उसके साम्राज्य को बांटने के लिए आपस में ही लड़ने लग गए। यदि भारतीयों की आंतरिक कलह ने यूनानियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया था, तो यूनानियों की आपसी कलह ने भारत से उनको निकालकर बाहर करने का मार्ग प्रशस्त किया। पश्चिमोत्तर भारत की जातियाँ युद्धप्रिय थी, उनमें यूनानियों के प्रति आक्रोश भी था। इसलिए चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सेना संगठित करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैन ग्रंथों से ये पता चलता है कि सेना की भर्ती के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था चाणक्य ने की थी। इस संपूर्ण तैयारी के साथ साथ चाणक्य ने इस क्षेत्र के स्थानीय राज्यों का सहयोग प्राप्त किया। मुद्रा राक्षस से भी ये पता चलता है कि उसने एक पर्वतीय राजा प्रवर्तक से संधि की थी। शायद उसे पोरस का गुप्त सहयोग भी मिला होगा। विद्वानों का यह भी मानना है कि प्रारंभ में झेलम तक का प्रदेश मुक्त कराया गया होगा। इसके साथ ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक भी संपन्न किया गया था, ताकि उसकी विजय और अधिकारों को वैधानिक अधिकार मिल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बन गया था और 321 ईस्वी पूर्व तक या इसी वर्ष में झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश भी यूनानियों से छीन लिया गया। इसकी पुष्टि 321 ईस्वी पूर्व में यूनानी सेना नायकों के मध्य संपन्न ट्रिब्रेडिस की संधि से भी होती है, जिसमें सिंधु नदी के पूर्व में किसी भी भारतीय क्षेत्र पर यूनानी प्रभुत्व का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि इसी वर्ष सिंध में नियुक्त क्षत्रप पैथान को भी हटा लिया गया। उसके हटते ही सिंधु प्रदेश पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। इस प्रकार पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कायम हुआ। फिर है मगध विजय। पंजाब और सिंध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता। इसकी मगध विजय का विस्तृत विवरण अभी तक कहीं ऐसा महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिल पाया है। अभी तक उपलब्ध समस्त भारतीय साक्ष्य से ही स्पष्ट घोषित होता है कि चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया था। परंतु ये चंद्रगुप्त के आक्रमण का ब्यौरा नहीं देता। जैसा कि हमको मालूम है कि नंदों के पास एक विशाल सेना थी। नंदों को सिंहासन से हटाने के लिए निश्चय ही भयंकर युद्ध लड़ा गया होगा। मुद्रा राक्षस नाटक में जिस ढंग से षड्यंत्रों एवं गुप्त मंत्रणाओं को महत्व दिया गया है, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में सैनिक शक्ति के साथ साथ साम दाम दंड और भेद की कूटनीति को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। मगध विजय में चाणक्य का प्रमुख हाथ रहा था। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य का सेलूकस के साथ युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभाजन के लिए उसके मुख्य सेना नायकों में आपसी संघर्ष हुआ। एशियाई प्रदेशों के स्वामित्व के लिए सेलूकस और एंटीगोनस में युद्ध हुआ। लंबे संघर्ष के बाद एंटीगोनस मिस्र की ओर भाग गया और 306 ईस्वी पूर्व में सेलूकस ने अपना राज्याभिषेक करवाया और उसे निकेटर, जिसे विजय कहते हैं, उसकी उपाधि धारण की। उसके बाद उसने भारत विजय की योजना बनाई, परंतु इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी और सिकंदर के समय जो व्यवस्था थी वो बदल के अधिकांश भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व कायम हो चुका था। उसकी सेना को अभी तक पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था और चाणक्य जैसा महान कूटनीतिक अभी उसकी शासन व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए था।
सेलुकस के आक्रमण की सूचना मिलते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य सेना सहित शत्रु से टक्कर लेने के लिए युद्ध मैदान की ओर चल पड़े। दोनों पक्षों के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ और कितने दिनों तक लड़ा गया, इसका विवरण तो हमें नहीं मिलता। केवल इतनी जानकारी मिलती है कि युद्ध में सेलुकस निकेटर पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, जिसके अनुसार हेरात, कंधार, काबुल, मकराना और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। इस संबंध में विद्वानों का मत है कि ये चारों प्रदेश पूरी तरह से नहीं मिले थे। इन प्रदेशों का वही क्षेत्र दिया गया जो सिंधु नदी के सहारे सहारे था। चंद्रगुप्त ने इसके बदले में सेलुकस को 500 हाथी प्रदान किए थे। स्पष्ट है कि युद्ध में हाथियों के उपयोग से यूनानी लोग प्रभावित हो चुके थे। सिंध को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए सेलुकस ने इस संधि को स्थायी बनाने के लिए अपनी कन्या हेलन का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था। दोनों शासकों ने राजदूतों की अदला बदली का भी निर्णय लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस के राजदूत मैक्सथनीज की उपस्थिति इसी निर्णय का परिणाम थी। इस संधि का सर्वाधिक महत्व इस तथ्य से है कि इससे भारतीय साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी से आगे बढ़कर अपनी वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश तक पहुंच गई थी। इस संदर्भ में डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि 2000 वर्ष से भी अधिक हुए भारत के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए उसके अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आए बढ़ते रहे और जिसको कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विजय भी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, जैसे चंद्रगुप्त के अन्य विजयों के बारे में हमें अनुमान ही लगा सकते हैं। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ही चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का शासक बताते हैं। महावंश टीका में उसे सकल जम्मू द्वीप का शासक बताया गया है। मुद्रा राक्षस से भी ये पता चलता है कि अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य उत्तरी मैसूर तक फैला हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि कश्मीर, पश्चिमी भारत, गुजरात, काठियावाड़ और दक्षिण भारत किसने जीता होगा। जहाँ तक अशोक की विजयों का सवाल है, कलिंग विजय के बारे में कोई शंका नहीं उठती। कलिंग का राज अशोक ने ही जीता था। कल्लड़ की राजतरंगिणी के आधार पर कश्मीर विजय का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है, परंतु इन दोनों क्षेत्रों के अलावा अशोक को अन्य कोई क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं हुई। चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में सामान्यतः ये कहा जाता है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा। कुछ विद्वानों ने कश्मीर विजय का श्रेय अशोक को दिया है, परंतु बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति से कश्मीर के पर्वत तक और उसके पुत्र माल्यकेतु को हटाकर कश्मीर पर चंद्रगुप्त का शासन कायम कर दिया था। नेपाल भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, क्योंकि इस राज्य पर अशोक का अधिकार सर्वमान्य है। चूँकि बिंदुसार और अशोक ने नेपाल को कहीं नहीं जीता था, अतः उसने जीतने का कार्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया होगा। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि महास्थान अभिलेख से होती है। अवंती पर नंदो और मौर्य के अधिकार की बात भी सर्वमान्य है। समस्त साहित्यिक साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। साम्राज्य विस्तार जो है वो कहाँ तक रहा चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात तथा उत्तरी मैसूर तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित था। ये सही अर्थों में संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का ही सम्राट था। तो इस प्रकार ये चंद्रगुप्त मौर्य की विजय भारतीय इतिहास में मानी जा सकती है।